हेलो एवरी पढ़ेंगे तो 6th क्लास का जो हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है फूड वेयर डज इट केम फ्रॉम। तो हम सब खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा खाना आता कहाँ से है, ठीक है, किन चीज़ों से खाना मिलके बनता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले होता है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हम सामग्री, जिसको हिंदी में सामग्री कहते हैं, तो इसका मतलब होता है आपने दाल बनाई तो दाल बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ी, आपने दाल डाला, आपने नमक डाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने डाली ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे रोटी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाती है, ठीक है। और हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से है, तो हमारा जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, सब्जियां है, फल है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से भी मिलती है, जैसे कि दूध है, अंडा है, मीट है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं। और जो काओ, गोट एंड बुफेलोज होती है, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी जो होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। दूध से हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सारी की सारी चीजें हम दूध से बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। तो हमें है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पूछा है। तो जैसे आपको वो किसी वेजिटेबल का नाम लिख के देंगे और वो पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है इसका सोर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट होता है उसमें है ना, कभी कभी होता है कि उसका कोई एक पार्ट ही खाया जा सकता है, कभी कभी होता है उसके ज्यादा पार्ट्स को भी हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो है मस्टर्ड प्लांट का, ठीक है। तो सरसों का जो प्लांट होता है उसके जो बीज होते हैं उससे हमें तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, और जो उसकी पत्तियां होती है उसे हम सब्जियों में सर्दियों में साग बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये एक प्लांट का पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कि क्या क्या पार्ट होता है एक प्लांट में। तो सबसे पहले आपको पता है मेन हमारे प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रूट, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है हमारे प्लांट का उसको हम रूट बोलते हैं, जो पानी को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्लांट की स्टेम, ठीक है, फिर उसकी लीव्स, ठीक है, फिर उस पर फ्रूट एंड फ्लावर्स, ठीक है। ये सब कुछ क्या कहलाता है, ये जो लीव्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब कुछ है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। और नीचे जो हमारा रूट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स भी होती हैं, ठीक है। नोड का मतलब होता है जहां से कोई एक नई ब्रांच निकलती है, जहां से कोई पत्ती निकलती है, ठीक है। और जो दो नोड्स के बीच का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। और बर्ड का मीनिंग क्या होता है, बर्ड का मतलब होता है जब आप एक प्लांट को कभी कभी देखते हो तो आप जहां से एक न्यू ग्रोथ देख रहे होते हैं ना, कोई न्यू पत्ती निकल के आ रही है, कोई न्यू स्टेम निकल के आ रही है, उसको हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है। प्लांट्स के सारे पार्ट क्लियर है। तो कोई कोई प्लांट्स में एडिबल पार्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कभी कभी कोई प्लांट होता है जिसका सिर्फ एक ही पार्ट खाया जाता है। उसके बाद होता है, आप सबने स्प्राउटेड दालें खाई है कि नहीं खाई है। तो हमारे घरों में हम क्या करते हैं, बहुत सारी दालों को हम पानी में सोक करके रख देते हैं, ठीक है, भिगो के रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन हम क्या करते हैं, उसका पानी हम पूरा ड्रेन कर देते हैं और एक गीले कपड़े में उसे रैप करके अगले दिन तक रखते हैं। सुबह जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ना एक व्हाइट स्मॉल सा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा होगा, एक्चुअली वो प्लांट होता है, उसमें से ना एक पूरा प्लांट बनने की पावर होती है, ठीक है। लेकिन हम उसको इसी स्टेज पे खा लेते हैं। तो इन सीड्स को हम क्या कहते हैं, ये स्प्राउटेड सीड कहलाते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो स्प्राउटेड दालें खाई जाती हैं, ठीक है, जो इनका न्यूट्रिशन कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आता है, आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी शहद जरूर खाया होगा। तो शहद बनता कैसे है, ठीक है। तो जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, बहुत जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं उनका पास जाके बैठती है और वहां से है ना एक जूस, जो एक स्वीट जूस होता है जिसको हम नेक्टर बुलाते हैं, उसको सक करती है, ठीक है। और उससे वो क्या करती है, धीरे धीरे उसे कन्वर्ट कर देती है शहद में, जिसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी के छत्ते से शहद को यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्बीवोर्स कौन होते हैं, कार्निवोर्स कौन होते हैं, और ओमनीवोर्स कौन होते हैं। ये आप सबने जरूर पढ़ रखे होंगे पहले से, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हार्बीवोर का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाएंगे, ठीक है। जैसे कि गाय है, गाय चारा खाती है, आपने कभी भी उसे मीट खाते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कार्निवोर्स, जो है ना दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, ये होता है जैसे कि लॉयन, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स, ये ऐसे लोग होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स की भी बात हो रही है, कुछ ह्यूमंस होते हैं ना, वो वेज और नॉन वेज दोनों चीजें खाते हैं ना, तो उनको हम ओमनीवोर में काउंट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि आपके फूड में क्या क्या होते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो आप दाल भी खाते हैं, आप चावल भी खाते हैं, आप रोटी भी खाते हैं, आप सब्जी भी खाते हैं, आप बहुत सारी
ड्रिंक्स भी उसके साथ लेते हैं ना कि छाछ पियेंगे, दूध पियेंगे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हमें क्यों दिए जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपको सिर्फ दाल और चावल रोज खाने के लिए क्यों नहीं मिलता? ठीक है, तो उसकी कोई वजह होती है, तो उसका एक रीजन होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से जो हमें मिलते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए इसलिए मिलती है क्योंकि दाल में प्रोटीन होएगा, अंडे में प्रोटीन होएगा, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आपको सारे सोर्सेज मिलने चाहिए ना। ठीक है, हर एक खाने की कुछ इंपॉर्टेंस है, उस वो चीज हमारी बॉडी में या तो कम हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ना एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और कोई चीज बहुत मिनिमम भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कभी भी है ना ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन की उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई रहती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आपका आयरन जो कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे फूड में है ना डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हम लेते हैं ना, तो वो क्यों जरूरी है? आज हम ये सारी चीजों को देखेंगे। तो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें टेस्ट करना है, हमारे इस चैप्टर में हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट, किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, मुझे ये देखना है, तो मैं उसको कैसे टेस्ट करूंगी? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कार्बोहाइड्रेट लूंगी जिसको हम स्टार्च भी बुलाते हैं। ठीक है, और उसमें ना मैं आयोडीन डालूंगी। ठीक है, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर उन्होंने चेंज कर लिया, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर मेरे को दिखा टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब होगा कि मेरा जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के साथ जब वो देता है तो इसका मतलब होता है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब हम ये आयोडीन बनाते कैसे हैं? तो आपने ये वर्ड सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन को हम क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए हमें 2-3% सोल्यूशन लेना पड़ता है आयोडीन का, किसमें? अल्कोहल में हम इसको डालते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको अल्कोहल में डालते हैं तो हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फैट्स की प्रेजेंस मुझे चेक करनी है। ठीक है, हमारा खाना फैट है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे फैटी फूड हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें बहुत बैड फैट्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन फैट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर किसी फूड को लिया और आपने उसे एक टिश्यू पेपर पे रोल कर दिया या फिर रख दिया, एक पेपर पे रख दिया, अगर थोड़ी देर के बाद आपने उस पेपर को चेक किया और उस पर आपको ना ऑयली ऑयली पैच दिख रहा है, तो अगर आप कभी भी पूरी देखेंगे, अगर आप पूरी को एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद है ना उस पेपर पे आपको ऑयल के मार्क्स दिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या कलर देते हैं और उसके लिए हमें क्या डालना होता है। तो स्टार्च में हम आयोडीन को डालेंगे तो हमें क्या मिलता है? ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को। फैट की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हमें क्या करना है? एक फूड को हमें टिश्यू पेपर पे या फिर पेपर पे रखना है और अगर ऑयली पैच आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे खाने में फैट प्रेजेंट है। उसके बाद आता है प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हमें ना कॉपर सल्फेट लेना होता है। तो कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, CuSO4, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका है ना हम 2 ग्राम सोल्यूशन 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को हम लेंगे और 100 ml वाटर में हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, घोल लेंगे। उसके बाद हमें इसमें कास्टिक सोडा भी चाहिए। तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर में जब उसको डाल देंगे तो हमारे पास कास्टिक सोडा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फूड को हमें लेना है जिसमें हम प्रोटीन चेक करना चाहते हैं। सोचो मैंने अंडे को लिया, उसको मैंने ना थोड़ा क्रश कर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें 2 ड्रॉप्स डाली CuSO4 की, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स डाली कास्टिक सोडा की। और अगर वॉयलेट कलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कलर भी वॉयलेट रखा है इसलिए कि आपको पता हो कि कैसा दिखेगा। तो वॉयलेट कलर अगर आ रहा है इसका मतलब है आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आया तो यानी कि आप जिस चीज को टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस चेक कर रहे हो तो उसमें कलर आता है ब्लू ब्लैक। अगर आप प्रोटीन की प्रेजेंस चेक कर रहे हो उसमें कलर आता है वॉयलेट। और उसके बाद अगर आप फैटी फूड की को चेक कर रहे हो तो उस पर ना एक ऑयली पैच आना चाहिए। और कौन से केमिकल्स किस टेस्ट के लिए यूज होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं और प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा यूज करते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं वो, है ना, वो क्या करते हैं? देखो पता है ये वाली चीज अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो एक बॉक्स में उन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को मैं क्यों पढ़ के जाऊं। लेकिन सीटेट क्या करता है आजकल, वहीं से क्वेश्चन पिक करता है और वहां पे है ना वो ये चीजें लिख देगा। आप सोचोगे ये उन्होंने बाहर से पूछ लिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने बुक से ही पूछा है, लेकिन आपने जिस पोर्शन को इग्नोर कर दिया उन्होंने उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद होता है ये वाला क्वेश्चन, है ना, उन्होंने ऐसे करके पूछा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है,
और उसके अलावा उन्होंने प्रोटीन को लिख दिया बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद उन्होंने पूछा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऐसे करके उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपसे पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमारा एनसीईआरटी ऐसा कहता है। तो वो एनर्जी गिविंग फूड है, हमें उसे खाने से एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। पूरे दिन में जो हम एनर्जी, हम खाना खाते ही क्यों है? आपने देखा जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे आप बहुत ही लो फील करते हो उस दिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन जो है हमें वो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड आपने देखा है, अगर आप बहुत पतले होते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है किस चीज से? तो अगर आप राइस खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी में? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। सोचो आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होंगे ना तो आपकी वो जो सेल डैमेज हो गई थी वो बहुत ही जल्दी रिपेयर कर लेगी, बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेती है अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे फूड में है ना विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो विटामिन करते क्या है? विटामिन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सारे ही एग्जाम्स का, सिर्फ सीटेट का ही नहीं, सारे एग्जाम्स का। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को है ना डिजीजेस से बचाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाएगी। अगर आपने विटामिन सी नहीं लिया तो आपको स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, इन सबको बहुत ही हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है रफेज। तो आप सबको पता है, हम सबको ये भी बोला जाता है कि आपको ना डाइटरी फाइबर जरूर लेना चाहिए, सैलेड जरूर खाना चाहिए, ठीक है। तो रफेज क्यों खाना चाहिए हमें? रफेज की क्या जरूरत है हमारी बॉडी में? पानी की क्या जरूरत है? तो जो रफेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो है ना बल्क में ऐड करता है, ठीक है। देखो कुछ चीजें तो होंगी जो बॉडी यूज कर लेगी, ठीक है, फिर उसके बाद है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ना जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हमारी मदद कौन करता है? रफेज एंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से कंसिस्टेड है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं वो सब कुछ वाटर की प्रेजेंस में हो रही होती है। आपने देखा अगर आप पानी, कोई इंसान है ना खाने के बिना 2-3 दिन रह सकता है, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिल रहा होगा ना तो आपको बेहोश होने लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही होती है वो होनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और वाटर हमें सिर्फ पानी से तो मिलता है, अगर आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे भी आपके वाटर की कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जैसे आपके यूरिन जब आप एक्सक्रीट आउट करते हो तो यूरिन में ना बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, तो अगर हम पानी नहीं पियेंगे यूरिन नहीं बनेगा, बाहर कैसे जाएंगे वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाएंगे? उसके अलावा आपने देखा पसीने के थ्रू, अगर गलती से आपने कभी पसीने को टेस्ट किया है तो उसमें ना एक नमक का टेस्ट होता है, तो जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट मेरी बॉडी में है जो मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है उनको भी एक्सक्रीट आउट करता है वो हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। क्या होता है? तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको है ना खाने में सब कुछ दिया जाता है, दाल भी मिलती है, चावल भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो एक ऐसा खाना जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, जो जो चीजें, जो जो न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी को चाहिए राइट क्वांटिटी में, तो जब हमें ऐसा फूड मिलता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा दाल चावल खा रहे हैं, डेली दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे फिर भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। लोग कहेंगे यार वो तो दाल चावल खाता है फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है, तो बाहर से कुछ नहीं खाता है। लेकिन क्या होता है ना, आपको सिर्फ दाल चावल नहीं चाहिए ना, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको रफेज भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी डाइट जिसमें कोई भी चीज बहुत एक्स्ट्रा में नहीं होती है और कोई किसी चीज की बहुत कमी नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके खाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सबका एक परफेक्ट बैलेंस होता है, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आपको पता है हमारे जो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, जो जिसको हम छिलका बोलते हैं, जिसको हम उतार लेते हैं कभी कभी, उसमें ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप है ना सब्जी को बार बार धोते हो तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं। इसलिए आजकल हम ऐसा कहते रहते हैं ना कि हम सब्जियां तो खा रहे हैं लेकिन हमें विटामिन एंड मिनरल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन वॉशिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे उस पर डिजीज हो सकती हैं, उस पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर हम रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, जैसे आपको पता है जब हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसको ना हम पहले 2-3 बार हम धो रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है वो जो वाटर होता है जो पहले इतना साफ नहीं आ रहा होता,
उसमें ना बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं इंपॉर्टेंट। आप है ना राइस वाटर को कभी अगर प्लांट्स को दोगे तो वो है ना प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, ठीक है। तो रिपीटेड वॉशिंग से क्या होता है, और जो स्किन होती है उसकी पीलिंग से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हो जाते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। वो ना इसको स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि जो स्किन होती है उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो अगर आपको ये बात पता होगी तभी आप आंसर कर पाओगे ना कि हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारा छिलका होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आप हीट करते हो, कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स है ना तब भी लॉस्ट हो जाते हैं। अब ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो बताते हैं कि एक ऐसा विटामिन बताइए जो बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के टाइम पे, तो वो होता है विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी को, आपको के पास कोई फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी है, अगर आप उस फ्रूट को हीट करके खा रहे हो ना तो शायद आपको विटामिन सी कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है किससे, कुकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कुछ सब्जियां और फ्रूट्स हमें ऐसा नहीं बोला जाता कि कच्चे भी खाने चाहिए, क्यों? हर चीज कुक करके अगर आप खाओगे तो उनका मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा खराब हो चुका होगा ना, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। उसके बाद आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का मतलब होता है अगर आप बहुत मोटे हो रहे हो, एक होता है हेल्दी होना और एक होता है बहुत मोटे हो रहे हो, एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में जम रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आपकी बॉडी में आती कैसे है, अगर आप बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, आप बहुत ज्यादा बाहर का फ्राइड फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, तो क्या होगा, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं इसलिए उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोग है कि वो इतनी कम खा रहे हैं, किसी चीज को इतना कम खा रहे हैं कि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो हमें किसी चीज की कमी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाती है, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। तो जैसे सोचो, मैंने आपको बताया आपने विटामिन ए कम खाया तो आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब ये दो है डिजीजेस आपने देखा होगा, तो ये दो कंडीशंस है, क्वाशरकर और मेरिस्मस। तो एक इंसान जो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा, कि उसकी बॉडी पे आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा होगा कि हड्डियों का ढांचा है और सिर्फ एक पतली सी स्किन की लेयर आपको दिख रही होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेरिस्मस। और क्वाशरकर में जो होता है, ये इंसान का जो बेली वाला एरिया होता है, पेट जो होता है वो बहुत ही फूल जाता है, इस कंडीशन को हम ओडीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस किस वजह से होता है, ये ना फूड हैबिट्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो एक इंसान के खाने में अगर उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बाकी चीजें खा रहा है लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसको जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं क्वाशरकर, ठीक है। उसके वजह से उसको क्या होगा, उसका फेस जो है वो सूज जाएगा, उसकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो देखो क्वाशरकर वाला क्या होता है, ओडीमा आ जाएगा, उसके स्टमक तो पेट तो पूरा फूल जाएगा लेकिन पूरी बाकी की बॉडी क्या होगी, वो सही से वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाशरकर, जब आपके खाने में किस चीज की कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसके बाद आता है मेरिस्मस, ठीक है। तो मेरिस्मस में क्या है, इसको इंसान को प्रोटीन तो कम मिल ही रहा था, इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही चीजें आपको नहीं मिल रही है, एक चीज बॉडी बिल्डिंग है, एक चीज एनर्जी गिविंग है, वो दोनों ही चीजें आपके खाने में है नहीं। तो ये इंसान क्या होगा, बहुत ज्यादा लीन बन जाएगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है। इतना पतला हो जाता है कभी कभी इंसान की ठीक से चल भी नहीं पाता है, मेरिस्मस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाशरकर में क्या होता है, आपके खाने में आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपको क्वाशरकर डिजीज होने के चांसेस है, और अगर आपको खाने में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेरिस्मस होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये कुछ विटामिन है, ठीक है। और इन विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस चीज की कमी होने से हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, हम वो देखते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको जो डिजीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम लॉस ऑफ विजन भी कहते हैं। तो क्या होगा, रात में है ना आपको अंधेरे में बहुत कम दिखाई देगा या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आता है विटामिन बी1, अगर उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो गई है तो आपको बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। वीक मसल्स, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी आपके अंदर बचती है काम करने की। उसके बाद विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों से मिलता है और कुकिंग में जो डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत इजीली, उससे ना हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है, अगर आपके जो गम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ना ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, और बहुत टाइम लगता है, ठीक है, आपके मसूड़ों में खून निकलने लग जाता है। उसके बाद आता है विटामिन डी, इसमें क्या होता है, आपको जो बीमारी हो जाती है उसका नाम है रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या होता है, आपकी बोन्स है ना बहुत ही वो हो जाती हैं, मतलब बहुत वीक हो जाती हैं। अगर किसी ने आपको आके बहुत जोर से मार भी दिया ना तो शायद आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है, बेंट होने लग जाती है आपकी बोन्स, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद आता है कैल्शियम। अगर आपको पता है हमारी बॉडी में जो बोन और जो हमारे दांत है, ठीक है, हमारी हड्डी और जो हमारे दांत है वो कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। अब मेरी बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो होंगे खराब होने लग जाएंगे, डिके होने लग जाएंगे।
उसके बाद आता है आयोडीन, जो हमें नमक में मिलता है। तो आपको पता है तो आपका जो नमक होता है उसमें आयोडीन का कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है ना तो आपको गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है। तो गोइटर में क्या होता है, आपके जो नेक वाला एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है, ठीक है। तो आपके जो ग्लैंड्स है गले में प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है, सूज जाते हैं। उसके बाद आता है आयरन। मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया की वजह से क्या होता है, आपके अंदर बहुत वीकनेस फील होगी, आपको अपना छोटा सा काम करते हुए ऐसा लगेगा कि कितनी देर से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो ईवीएस में उसको पूछते हैं, तो आयरन हमें मिलता किससे है, तो कहते हैं आंवला से, गुड़ से एंड लीफी वेजिटेबल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पेशली पालक जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किस चीज का, आयरन का। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बुक ने है ना आपको पॉइंट्स देके टेबल्स बना बना के दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आजकल वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, विटामिन डी, जिसकी वजह से आपको, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो बोन्स है वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो वो विटामिन है ना हमें सनलाइट से मिलता है। अगर आप सुबह सुबह की धूप में जाओगे, अपने हाथों पे, आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो आपकी जो स्किन है वो क्या करती है, विटामिन डी को प्रिपेयर करती है, ठीक है। आजकल लोग है ना धूप में बहुत कम जाते हैं, स्पेशली अगर आप शहरों में रहते हैं तो धूप में आपका एक्सपोजर बहुत कम होता है, इसलिए आप देखेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन हो गई है। आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट करता है, बोलता है आपका विटामिन डी लो है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल उस अच्छे वाली सनलाइट में जा ही नहीं पाते हैं। बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जब हम विटामिन को पढ़ेंगे तो आपको विटामिन दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन होते क्या हैं। विटामिन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है, जब भी आपके अंदर कभी भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं कहता कि आपको 2 किलो विटामिन खा लेने हैं। तो बहुत ही मिलीग्राम्स में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो सारे इंपॉर्टेंट मेरी बॉडी में सेल्स के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में, तो विटामिन हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं। विटामिन हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। ये बहुत और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन के, जो अब हम देखेंगे। तो जब हम विटामिन को क्लासीफाई करते हैं तो विटामिन को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता है वो विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, यानी कि फैट्स में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उस विटामिन के एग्जांपल्स क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, यानी कि अगर आपने इनको एक बार खाया तो आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक विटामिन ये मिलेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे टाइप के जो विटामिन होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये ना पानी में घुल जाते हैं। तो इसके 2 ही एग्जाम्पल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और ये हमारी बॉडी को है ना यूरिन के थ्रू बहुत जल्दी लीव कर देते हैं, इसलिए हमें ना कॉन्टिन्यूसली इनको खाना पड़ता है फूड के थ्रू। आजकल जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, मतलब वो आपसे ऐसे ऑप्शंस में बना के पूछेंगे कि विटामिन ए, डी, ई और फिर जैसे सी लिख दिया तो आपको बताना पड़ेगा जो सी है वो वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि फैट सोल्यूबल के एग्जाम्पल्स है ए, डी, ई, के, और जो वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल्स है वो है बी एंड सी। उसके बाद आजकल है ना विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके साइंटिफिक नेम पे, और अगर उनकी डेफिशिएंसी, अगर उनकी कमी हमारी बॉडी में हो गई है तो कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी, तो अब हम उनका देखेंगे। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो जो बीमारी हमें होती है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस तो यानी कि रात में आपका जो विजन है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, मतलब अंधेरे में आपको दिखना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसके जो रिच सोर्स है वो है कैरेट और मैंगो। तो अगर आप कैरेट खाते हैं, मैंगो खाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की पूर्ति होती रहेगी। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन। तो आप देख रहे हैं विटामिन ए तो एक ही है, लेकिन विटामिन बी के इतने सारे एग्जाम्पल है, B1, B2, B3, B5, क्योंकि जो विटामिन बी है वो एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें है ना और भी सब टाइप्स है बहुत सारे। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बेरीबेरी। ये सारी की सारी डिजीजेज भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप सोया मिल्क लेते हैं तो आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर आता है हमारा विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो ग्लोसिटिस नाम की बीमारी आपको हो जाती है। मिल्क और योगर्ट से ये बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आप मिल्क एंड योगर्ट अपने फूड में ऐड करते रहते हैं तो आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर हमारा होता है विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। आपको इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद करने हैं।
जो डिजीज़ हमें नाइसिन की डेफिशिएंसी से होती है उसको पेलिग्रा बोलते हैं, और अगर आप मीट एंड फिश खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को मिलता रहता है। उसके बाद हमारा विटामिन B5 है, पेंथोनोइक एसिड इसको बोलते हैं, और चिकन और होल ग्रेन खाने से हमें ये मिलता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। तो इसकी वजह से हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया ना एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल, स्पेशली गर्ल्स में, वुमेन में, चाइल्ड में। क्या होता है, एनीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी की है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो आपको जब बहुत वीकनेस फील होती है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और उसकी कमी को ही हम क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। उसके बाद अगर आप लेग्यूम एंड टोफू खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी में पायरोडॉक्सिन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है विटामिन B7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। तो ये जो बायोटिन है ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे जो बीमारियां हमें होती है उनका नाम है एलोपीसिया एंड डर्मेटाइटिस। तो सोयाबीन और फिश खाने से हमें बायोटिन मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन B9 जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक वर्ड जो होता है ये आयरन से रिलेटेड होता है, और आयरन वर्ड कहाँ से जुड़ा होता है, एनीमिया, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है उसके वो किससे मिलकर बना होता है, आयरन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डॉक्टर आपको कहते हैं ना आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप फोर्टिफाइड ग्रेन, ठीक है, ऐसे ग्रेन जिनमें है ना अलग से हमने एडिशनली ये विटामिन ऐड किया होगा, अगर आप वो खाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसके बाद आता है विटामिन B12, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम कोबालामाइन है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें परनीशियस एनीमिया होता है। अभी एनीमिया तो आपने देखा क्या होता है, पर परनीशियस एनीमिया क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो मीट एंड फिश खाने से परनीशियस एनीमिया आपको नहीं होगा, कोबालामाइन आपकी बॉडी को मिलता रहेगा। उसके बाद आता है विटामिन C। तो ये तो बहुत ही फेवरेट है, SSC का भी फेवरेट है, DSSB का भी फेवरेट है क्वेश्चन। विटामिन C का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी हमें हो जाती है उसका नाम है स्कर्वी, यानी कि जो आपके गम्स है, आपके जो मसूड़े हैं उनमें खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। और जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनसे हमें विटामिन C मिलता है। तो लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा, इनसे हमें मिलता है विटामिन C। उसके बाद होता है विटामिन D जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल की अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको जो बीमारी हो जाती है उसको रिकेट्स बोलते हैं, और इसमें ना आपकी बोन्स बहुत ही ब्रिटल हो जाती है। किसी ने हल्का सा भी अगर आपको आपके बोन्स पे मारा तो आपकी बोन्स टूट जाती हैं, ठीक है। फिश और सनलाइट, तो विटामिन D की लिए है ना सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुबह सुबह जो सनलाइट निकलती है उसमें आपको जाना चाहिए, आपकी स्किन पे, आपके हाथों पे वो पड़नी चाहिए, और तभी आपकी बॉडी में विटामिन D कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। उसके बाद आता है विटामिन E जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, जिससे जो डिजीज़ आपको हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन E की डेफिशिएंसी है तो आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो नट्स एंड होल ग्रेन खाने से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है विटामिन K जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन एंड फाइटोमेटाडाइन। इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जो अगर आपने कभी भी ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर वो बोलते हैं एक फैक्टर चाहिए और एक विटामिन K चाहिए। सो विटामिन K की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि जैसे आपको एक कट लग गया और आपका खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन K की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर विटामिन K आपकी बॉडी में है तो आपका जल्दी से क्लॉट बन जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो कैबेज, मिल्क एंड एग्स खाने से हमें ये मिलता रहता है। तो इन सब के साइंटिफिक नेम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन K का फाइलोक्विनिन। ये सारे साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। फिर इनसे डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, डिजीज़ क्या क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी बातें आपको और एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। तो जो विटामिन C है, अगर आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो बहुत ही ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए आपको मोस्टली सिट्रस फ्रूट को कुक किए बिना खाना चाहिए, क्योंकि वरना उनका जो विटामिन C कंपोनेंट है वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें विटामिन C नहीं मिलेगा उससे। उसके बाद अगर हम अपनी दाल और पल्सेस, मतलब चावल और दाल को बार बार वॉश करते हैं ना क्लीन करने के लिए, तो उससे भी है ना बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन लॉस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी विटामिन D कैसे बनाती है, जैसे मैंने बताया सनलाइट की प्रेजेंस में, जब हमारी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन D का सिंथेसिस होता है। और आजकल है ना बहुत सारे घर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, स्पेशली सिटीज़ में। तो क्या होता है, सनलाइट से आपका एक्सपोजर बहुत कम रहता है, इसलिए विटामिन D डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। हर किसी के अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विटामिन D के दो टाइप होते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3। तो विटामिन D2 का साइंटिफिक नेम है एर्गोकैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम है कोलियोकैल्सीफेरॉल।
अभी हमने देखा था कि जब किसी भी विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज हमें हो जाती है, तो उन डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए की डेफिशिएंसी, रेटिनॉल की वजह से जो डिजीज हमें होती है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें ना आप रात में सही से देख नहीं पाते हैं। उसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों में खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाता है। तो इसमें हमारी बोन्स है ना बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत जल्दी से एकदम से कोई मारेगा तो टूट जाएगी हड्डियाँ। उसके बाद है ना विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। तो ये बेरी बेरी क्या होता है, इसमें ना आपको बहुत ही फटीग फील होती है, यानी कि बहुत ही आपको थका थका महसूस होता है, आपकी वीक मसल्स हो जाती है। और इतनी अगर बेरी बेरी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है तो क्या होगा, आपका कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम बैडली अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को का जो दिल है वो फेल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक बीमारी होती है ग्लोसिटिस। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोगों की टंग को अगर आप देखेंगे ना तो उस पर हमेशा सूजन आई रहती है, रेड दिख रहा होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, स्वेलन टंग्स, और उनके जो लिप्स होते हैं उसके आसपास है ना क्रैक्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ग्लोसिटिस। उसके बाद एक नेक्स्ट डिजीज जो है वो है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा में क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया फील हो रहा होगा, लूज मोशंस फील हो रहे होंगे, डर्मेटाइटिस हो रहा होगा, डिमेंशिया, यानी कि आपकी है ना याददाश्त तक जा रही होगी। और अगर इसके सारे के सारे डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया ये सब कुछ बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद बायोटिन की डेफिशिएंसी से एलोपीसिया, यानी कि एकदम से ना आपका हेयर लॉस होने लगता है। तो हेयर लॉस तो बहुत सारी सिचुएशंस में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके हेयर्स टूट तो रहे हैं बट नए आ नहीं रहे, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपीसिया, जब गंजापन आने लग जाता है। उसके बाद कुछ और डिजीजेज जो है वो है एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है ना, आपको बहुत ही फटीग फील होती है, आपको बहुत ही वीकनेस लगती है, आप खड़े भी हो रहे हो तो आपको चक्कर आने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा, अगर आपने कभी भी अपने ब्लड को देखा है तो वो रेड कलर का है। तो वो रेड कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि एक पिगमेंट हमारी बॉडी में होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का जो कलर है वो रेड है, इसलिए हमारा ब्लड हमें रेड दिखता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ना आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं कि आपको आयरन खाना चाहिए, पालक, जैगरी, आंवला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही लो सप्लाई हो रही होती है और हमें बहुत वीकनेस लगती है, चक्कर आने लग जाते हैं, लोग गिरने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्नीशियस एनीमिया। तो एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है। तो पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है कि जब आपके अंदर है ना विटामिन B12 जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यानी कि आप खाने में विटामिन B12 खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो एनीमिया आपको हो जाता है उसे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। और एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो उसके अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फॉल्ट आने की वजह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं वो हमारे खुद के ऑर्गन्स और हमारे खुद के सेल्स है। तो जब वो हमारे ही रेड ब्लड सेल पे अटैक कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो ऑटोइम्यून डिजीजेज वो होती है जिसमें है ना बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ही अटैक कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। हेलो एवरीवन, आज हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास पौधों को पोषण कैसे मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के लिए ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सारे है ना हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स को ना हम न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बॉडी में फैट्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरे खाने में है ना न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, खाना है ना हर किसी को चाहिए होता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो हम प्लांट्स को यूज करते हैं या फिर हम एनिमल्स को यूज करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम है ना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली कुछ चीज़ जैसे आपने फ्रूट तोड़ा और खा लिया, ये तो हो गया डायरेक्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्रूट पे जो फ्रूट्स आए हैं उनको प्रोसेस करके बहुत बाद में जब हम उसको स्टोर करके फ्यूचर में खाने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। उसके बाद होता है न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, आपने है ना फूड को खाया और उसको आपकी बॉडी ने जो यूटिलाइज किया, एनर्जी बनाई, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोग अपना खाना खुद बना पाते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस है, उनको हम ऑटोट्रॉपिक बुलाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट जो दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ना प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद है ना एनिमल्स और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो हम प्लांट्स पे यूज करते हैं अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, जो है ना किसी दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप बुलाते हैं। हम अपना खाना प्लांट से या फिर एनिमल से डिराइव करते हैं, इसलिए हम क्या है, हेटेरोट्रॉप है। और मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो भी हेटेरोट्रॉप में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी अपना खाना नहीं बना सकते, वो भी या तो एनिमल को खाते हैं या फिर किसी प्लांट को खाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप क्या है, हेटेरोट्रॉप क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम जिससे ना प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का मीनिंग होता है, ये 2 वर्ड में डिवाइड हो जाता है, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो वर्ड का मतलब है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। और सिंथेसिस, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में जब सिंथेसिस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये सिंथेसिस प्लांट में पॉसिबल कैसे है, तो सबसे पहले ना आपको याद रखना है, जो लीव्स होती है उनको ना फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं ना प्लांट की सारी लीव गायब कर दूं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो खाना बना नहीं पाएगा। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ स्टेम होती है, स्टेम भी खाना बनाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली है ना जो लीव्स होती हैं उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि फूड फैक्ट्रीज मतलब मोस्टली जो सारा खाना बनाने का काम होता है वो कौन करती है, लीव्स करती हैं, ठीक है। तो अगर आप है ना लीव को कभी माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ना बहुत सारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट दिखेंगे लीफ के सरफेस पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये जो अंदर का पार्ट है, स्टोमेटल ओपनिंग जिसको कह रहे हैं, ये स्टोमेटा है। इसके साइड में जो 2 डम्बल शेप स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बुलाते हैं, गार्ड सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये स्पोर को गार्ड करके रखती हैं और ये है ना हेल्प करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। दिन के टाइम पे जब पौधा खाना बनाता है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, रात के टाइम पे मोस्टली स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, बट अभी की क्लास के अकॉर्डिंग हमें इतना ही जानना है। उसके बाद होता है कि हम है ना पौधे को पानी देते हैं, ठीक है, जड़ों में पानी देते हैं, मिट्टी में पानी देते हैं, तो वो पानी है ना लीफ तक कैसे पहुंचता है, जैसे मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, उसको पानी भी चाहिए और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये तीनों फैक्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल, ठीक है, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो प्लांट है ना खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हमने सॉइल में पानी डाला और वो पानी है ना जाइलम नाम के टिश्यू की हेल्प से है ना ऊपर, जैसे है ना समझो कुछ वेसल्स और पाइप्स लगे होते हैं, जैसे हमारे घर पे मोटर लगा होता है, ठीक है, तो ऊपर टंकी में पानी जाने के लिए पाइप्स लगे होते हैं, वैसे ही है ना प्लांट में भी आप इमेजिन करिए कि एक मोटर लगा हुआ है, उस मोटर का नाम क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, प्लांट को सॉइल से पानी लेता है और उसको है ना सारे लीव्स के उन पार्ट्स तक पहुंचाता है जहां पे पानी की जरूरत है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस पाथ बना रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना लीव्स के पास है ना, आपने देखा है हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, अगर आप कभी अपना ब्लड देखोगे तो वो रेड कलर का होता है, तो वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बुलाते हैं। वैसे ही है ना जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है और उसके पास है ना क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या मदद करता है प्लांट की, तो जो सनलाइट है, जैसे अगर मैं धूप में खड़ी हो जाऊं तो क्या मैं सनलाइट को कैप्चर कर लूंगी और उससे खाना बना लूंगी, नहीं ना, लेकिन प्लांट धूप में खड़ा रहता है ना, तो वो है ना सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और उसको खाना बनाने के लिए यूज करता है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और उसे है ना एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो जब है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों चीजें प्रेजेंट है और जब इनकी प्रेजेंस में खाना बन जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोलर एनर्जी जो कैप्चर हुई थी लीव्स में वो स्टोर रहती है फूड की फॉर्म में, ठीक है। और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। तो आपको पता ना कि अगर सन नहीं होगा, ठीक है, अगर सूरज ही नहीं निकला, बहुत दिन तक सूरज नहीं निकला, ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा, हम क्या खाएंगे, हम तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ना अपने खाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा है ना मैंने जैसे बताया लीव्स तो फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन कोई कोई प्लांट होता है उसमें ना लीव्स होती ही नहीं है। अगर आप जितने भी कैक्टस प्लांट है मोस्टली उनमें ना लीव्स नहीं होती है, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत फ्लैशी होती है, ठीक है। तो कभी कभी ना वो जो ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, क्यों, क्योंकि वहां पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्लांट के एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, कैक्टस प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, लीव रिड्यूस होकर क्या बन जाती है, स्पाइन का स्ट्रक्चर ले लेती है। ऐसा क्यों किया जाता है कि बहुत ज्यादा पानी है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो बहुत ज्यादा पानी है ना लॉस ना हो जाए। जैसे हमारी बॉडी पसीने के फॉर्म में पानी को बाहर निकालती है ना, वैसे प्लांट है ना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है। लेकिन हमें है ना जहाँ पे पानी की पहले ही कमी है
वहाँ तो हम नहीं चाहते ना कि हमारा पानी बाहर निकल जाए, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वहाँ पे हम रिड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लीव्स जो होती है डेजर्ट प्लांट्स में वो कम होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइन की फॉर्म ले लेती है, ठीक है। और ये जो ग्रीन स्टेम है इनकी कैक्टस प्लांट्स की, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस रिएक्शन को देखिए, सबसे पहले ना प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर उसको पानी चाहिए, H2O चाहिए, फिर है ना क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है, खाना बना देता है, C6H12O6, उसने ना एक ग्लूकोज बना दिया है, ठीक है। और उसके साथ है ना एक बायो प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। आपको पता है ना प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी आपके मेरे सर्वाइवल के लिए, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ना, तो अगर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक बायो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से जो निकलता है। और स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी सन से आई, ठीक है। नेचर में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो प्लांट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है और नीचे से पानी और मिनरल्स आ रहे हैं। ये चारों चीजें हो गई है और अब प्लांट क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। और साइड में एक एक्स्ट्रा चीज को वो बाहर निकाल रहा है, वो कौन है, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो फोटोसिंथेसिस का बायो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो चार फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो वो है ना आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से फैक्टर, तो कभी कभी वो सिर्फ सनलाइट दे देंगे, आप कहेंगे हाँ सनलाइट से ही हो जाता है। नहीं, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर इन चारों में से कोई भी फैक्टर एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने उनको देखा होगा, उनकी जो पत्तियां होती है वो ग्रीन नहीं होती। वो है ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की मैंने यहाँ पे लीव्स लगाई है। कोलियस का प्लांट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो कितनी सुंदर सुंदर लीव्स है ना। तो इसमें क्या है, डीप रेड, वॉयलेट, ब्राउन लीव्स, ऐसे ऐसे कलर की लीव्स है। तो अभी मैंने बोला कि ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता? तो ये जो पिगमेंट्स है इनके पास भी फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है, ठीक है। इनके पास भी क्लोरोफिल कम प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें ना ग्रीन पिगमेंट कम प्रेजेंट होता है। बाकी तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट इसमें कम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी होता है, अगर आपने है ना किसी एरिया पे ना बहुत टाइम से एक पानी ठहरा हुआ था, ठीक है। अगर आपने कभी तालाब को देखा है या फिर है ना कहीं कोई एक ऐसी जगह को देखा है जहाँ पे ना बहुत दिन तक पानी ठहरा रहता है, तो आपने देखा उसके ऊपर है ना एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है, लेयर सी आ जाती है अपने आप, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये लेयर कैसे आ गई, ठीक है, ठहरे हुए पानी पे जो लेयर आ जाती है वो कैसे आ गई। तो ये है ना एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है यहाँ पे, जिसको है ना हम एल्गी बुलाते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी, इस पे जो ग्रीन कलर की कवरिंग पानी के ऊपर हो गई, इसको हम एल्गी बुलाते हैं। और इसके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसका ग्रीन कलर जो है वो भी क्लोरोफिल की वजह से है, और ये भी अपना खाना खुद बना सकती है, फोटोसिंथेसिस। तो हमारे है ना आज तो हम बहुत एडवांस एडवांस प्लांट देखते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल प्लांट्स थे ना, उनमें से ना एल्गी भी, जब हम प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं ना, तो एल्गी भी उसका पार्ट होती है। और एल्गी भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स को है ना क्या क्या चाहिए, मैंने बताया ना, जैसे हमें खाना चाहिए, ठीक है, मुझे काम करने के लिए खाना चाहिए, वैसे है ना प्लांट्स को भी, तो प्लांट्स जो इतना सारा काम करता है ना, तो उन्हें भी तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स चाहिए होंगे ना। तो उन्हें ना नाइट्रोजन चाहिए होता है, नाइट्रोजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में ना 78% नाइट्रोजन एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट है ना डायरेक्टली उसे ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉइल क्या करती है, सॉइल के पास है ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को ना एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिसको ना प्लांट यूज कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने आपको है ना खाली आटा दिया और बोला कि लो इसको खा जाओ, ठीक है, तो आप खा लोगे क्या उसको? नहीं ना, क्योंकि आप बोलोगे कि पहले इसका आटा गूंथो, उसकी रोटी बनाओ, तब मुझे दो ना, तब मेरी बॉडी उसे ले पाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है प्लांट्स के केस में भी। प्लांट्स को है ना नाइट्रोजन तो चाहिए, वो कहता है लेकिन मैं हवा से ऐसे नहीं ले सकता, पहले उसको है ना एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसमें है ना मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊँ, यूज कर पाऊँ अपनी बॉडी में, ठीक है। तो सॉइल के पास है ना कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एक ऐसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसको है ना, इसलिए आपने देखा है कभी कभी जो लोग खेती करते हैं उनको ये बात पता होगी
कि आपकी जो सॉइल होती है वो ना नाइट्रोजन में बहुत जल्दी जल्दी डेफिशिएंट होती रहती है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स उसको लेते रहते हैं, इसलिए ना फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। कैसे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं? जिसको हम एनपीके बुला रहे होते हैं, यूरिया बुला रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट बहुत हाई होता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को, लेकिन नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा है ना, जो अभी मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो राइजोबियम कहते हैं उस बैक्टीरिया को, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए, नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन राइजोबियम क्या करता है, ये अपना खाना ना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, जैसे कि मूंग, बीन्स, ठीक है, पल्सेस वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी रूट के साथ है ना ये कंबाइन करता है और लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहता है। तो क्या होता है, वो प्लांट इसको क्या करता है, वो इसको खाना बना के दे रहा होता है, नाइट्रोजन दे रहा, ये प्लांट जो होता है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा होता है उनको, उनके लिए कन्वर्ट कर रहा होता है। और वो प्लांट जो है वो इसको क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है ना वो इसको, कि अपने रूट्स में इसको रख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना ऐसे रिलेशनशिप को, जहां आपको भी किसी से फायदा हो रहा हो और आप भी किसी का फायदा करवा रहे हो, इस वाले रिलेशनशिप को ना हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। जहां दोनों है ना एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक में ना, अब हम है ना मोस्टली प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया ह्यूमंस तो हेटेरोट्रॉपिक है ही, हम तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते ही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो आपने ना इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपने ऐसा बहुत बार देखा है कि नहीं देखा? आप अगर किसी बड़े से ट्री को देखते हो ना, उस पर ना ऐसे 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 इतनी सारी ये लड़ियां सी लटक रही है, ठीक है। तो ये है क्या? तो ये ना कसकटा है, जिसको है ना अमर बेल भी कहते हैं। इसके पास है ना क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये भी एक प्लांट है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या करता है, होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट का मतलब होता है जिसके ऊपर ये रह रहा है, ठीक है। तो जिस प्लांट के ऊपर ये रह रहा है, ये अपना सारा न्यूट्रिशन है ना उस प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उस पूरे को कवर कर डालेगा, उसका सारा न्यूट्रिशन यूज करता रहेगा, ठीक है। इसलिए इस प्लांट को है ना पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कुछ डिजीज होते हैं जिनको हम कहते हैं यार पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइटिक डिजीज का मतलब होता है जब है ना कोई, सोचो बच्चों के पेट में ना बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े क्या है, ह्यूमन के पेट में रह रहे हैं ना, हमारा न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं ना, तो उन प्लांट्स, उन कीड़ों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट बुलाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट है, जैसे कि ये कसकटा अमरबेल है, ये ना किसी होस्ट प्लांट पे उसका न्यूट्रिशन खा रहा है, किसी और का खाना जो खा रहा है, उसको हम है ना हेटेरोट्रॉप नहीं बुलाएंगे, उसको हम है ना पैरासाइट भी बुलाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना तो कुछ बना नहीं रहा और उस प्लांट की ग्रोथ को है ना हिंडर कर रहा है ना। तो इसको हम है ना पैरासिटिक बोलते हैं, पैरासाइट है। कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। और अगर उन्होंने लिखा कि कसकटा इज अ हेटेरोट्रॉप तो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर उन्होंने लिखा कसकटा इज अ पैरासाइट तो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर उन्होंने बोला कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको बोलना है यस, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक है, पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट भी है कसकटा। उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपने देखा है कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है पिचर प्लांट का, ठीक है। तो पिचर प्लांट क्या होता है, एक जग जैसी शेप का, ठीक है, एक घड़े जैसी शेप का प्लांट होता है, उसके ऊपर ना एक लिड भी लगी होती है। वो क्या करता है, वो उसका मॉडिफाइड पार्ट होता है। तो क्या करता है, उसमें ना अपने माउथ को खुला रखता है, उसकी लीड हटी रहती है, उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट वहां पे घूम रहा होता है, कोई मक्खी वहां पे घूम रही है, कोई छोटा फ्रॉग वहां पे घूम रहा है, कोई चूहा छोटा वहां पे घूम रहा है, तो जैसे ही वो उसके अंदर घुस जाता है ना, एकदम से वो लिड को बंद कर लेता है और उसको है ना वहीं पे जूसेस को सिक्रीट करता है और वो मर जाता है, ठीक है। तो वो जो डाइजेस्टिव जूस प्लांट सिक्रीट करता है, उससे है ना वो सारे न्यूट्रिशन खा लेता है उस एनिमल से जिसको उसने मारा है, और उसको मरा हुआ वहीं पे वो पड़ा रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो पिचर प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके बाद भी किसी और को क्यों खा रहा है, ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट में क्यों आ रहा है, जब ये अपना खाना बना सकता है। कसकटा तो अपना खाना नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए वो पैरासाइट के फॉर्म में था। इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट खाने वाले प्लांट को क्या जरूरत पड़ी है, जब उसका फोटोसिंथेसिस उसके पास है अवेलेबल, तो वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो आपको पता है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ही डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। जो उनकी जो सॉइल है, जिस मिट्टी में वो उग रहे हैं, वहाँ पे ना नाइट्रोजन की बहुत कमी है। तो अपना है ना नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे है ना प्रोटीन की मेरे खाने में बहुत कमी हो रही है, तो फिर मैं प्रोटीन खाऊंगी ना, तो वैसे ही उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर है ना नाइट्रोजन की बहुत कमी हो रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो देखो कितना स्मार्ट प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या क्या खा सकता है, तो इसमें अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट गया वो भी, छोटा सा फ्रॉग गया वो भी, माइस गया वो भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंसेक्टिवोरस नाम है तो सिर्फ इंसेक्ट को खा रहा है, नहीं, छोटे छोटे उनको भी खा जा रहा है। अब इसका है ना, इस फोटो को ध्यान से देखिए, कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर प्लांट है, पिचर प्लांट है, ठीक है। ये जो जग शेप्ड लाइक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आके कोई इंसेक्ट बैठेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा,
ये अपनी जो ऊपर आपको लिड दिख रही है ना, इसको कवर कर देता है, और वो है ना वहाँ पे बेचारा थोड़ी देर में तड़पता रहेगा, मर जाएगा, और उसके बाद है ना ये उसका न्यूट्रिशन पूरा खा जाते हैं। कभी कभी ना वो आपसे पूछते हैं कि ये ना, इस प्लांट के बारे में उन्होंने पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें उन्होंने ऐसे पूछा कि ये जो प्लांट है ये है ना बहुत ही मेलोडियस आवाज निकालता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करता है ये, ठीक है, कोई आवाज नहीं निकालता, ये नॉर्मल एक प्लांट है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरफ आके बैठते हैं, इसमें ना हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहां फंस जाते हैं, हेयर्स में वो फंस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस निकालता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ना एनिमल मर जाता है, इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने ना ऑटोट्रॉप पढ़ लिया, हमने हेटेरोट्रॉप पढ़ लिया, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को भी पढ़ लिया, ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट को भी पढ़ लिया। अब हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कभी कभी है ना, जैसे कोई जगह है जहाँ पे ना लकड़ी सड़ रही है, ठीक है, या फिर कचरा सड़ रहा है, वहां पे ना आपने देखा है वहां पे मशरूम उग जाती है, ठीक है, तो फंगई उग जाती है, ठीक है। तो वो ऐसा क्या करता है, तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे जब कोई ऑर्गेनिज्म उगता है, ठीक है, तो उसको हम है ना सेप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंगी होती है वो इसका एग्जांपल होती है। अगर आप कोई लकड़ी बहुत टाइम से सड़ रही थी कहीं पड़ी हुई, तो उसमें आप देखोगे थोड़े दिन के बाद है ना वहाँ पे मशरूम मशरूम उग जाती है, ठीक है। तो फंगी जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फंगी के बारे में ना हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि है ना कस्केटा जो था वो हेटेरोट्रॉपिक तो था ही, साथ साथ पैरासाइट भी था ना, वैसे है ना फंगी सैप्रोफाइट तो है ही, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे तो उगती है, उसके बाद है ना वो पैरासिटिक भी है। अब पैरासिटिक फंगी क्या ना, हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ये आपकी इस क्लास की बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा हाई एग्जाम्पल है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहेगा ना कि पैरासिटिक फंगी का एग्जाम्पल ही नहीं पता, तो मुझे तो याद ही नहीं रहेगा कि पैरासिटिक भी होती है क्या फंगी, ठीक है। तो पक्सीनिया जो एक फंगी का नाम है, वो क्या करती है, जो वीट का हमारा प्लांट होता है ना, गेहूं का प्लांट होता है, उसके ऊपर जब उगते हैं ना उसको पूरा नुकसान कर देती है, उसका पूरा न्यूट्रिशन खा जाती है। तो इसलिए ना इसे पैरासाइट, पैरासाइट मैंने बताया ना जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रह रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बुलाते हैं। या तो आप उसके ऊपर रह रहे हैं या तो आप उसके अंदर रह रहे हैं। जैसे कि बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो वो भी पैरासाइट है, ठीक है। और अगर कोई कुछ जानवरों को आपने देखा है उनके वो ना टिक्स हो जाती है, कुत्तों को जो होते हैं ना वो टिक्स हो जाती है ना, तो वो भी क्या है, पैरासाइट है, वो टिक्स जो है वो भी पैरासाइट है। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है एल्ब्यूगो फंगी का। तो ये एल्ब्यूगो फंगी क्या करती है, जो हमारा सरसों का प्लांट होता है ये उसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहती है, ठीक है। उसके बाद है ना फंगी के फायदे भी हैं, इससे ना वो मेडिसिन जो होती है पेनिसिलिन वो बनाई जाती है, जो है ना एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। और ये पेनिसिलिन है ना किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। ये देखो ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे फंजाई ऐसे ग्रो कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया ना कुछ लोग क्या करते हैं, वो है ना अपना रिलेशनशिप है ना सिम्बायोसिस फॉर्म में रखते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, कुछ फंगी क्या करती है, वो प्लांट्स की रूट में रहती है और प्लांट क्या करता है उसको न्यूट्रिएंट देता है, और फंगी जो है उसे बदले में फायदा पहुंचा रही होती है। यानी कि दोनों ना एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल राइजोबियम है, राइजोबियम को रहने की जगह प्लांट दे रहा है, उसको खाना कौन दे रहा है, प्लांट दे रहा है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसके लिए बदले में क्या करता है, नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। उसके बाद ना एक एग्जांपल होता है लाइकन का, ठीक है। तो लाइकन्स क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है एल्गा और फंगी। इसमें ना एल्गी और फंगी साथ में रह रहे होते हैं। एल्गी जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एल्गी को जगह देती है रहने की, पानी देती है, मिनरल्स देती है, और एल्गा बदले में क्या करती है, इसके लिए खाना बनाती है फंगी के लिए, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। एक एग्जांपल हमने पढ़ा राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो किसमें रहता है, पी प्लांट के या फिर लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। दूसरा एग्जांपल है लाइकन, जिसमें क्या होता है, एक एल्गा पार्टनर होता है और एक फंगल पार्टनर होता है। तो आपसे ना ऐसा पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो एल्गी है वो क्या करती है, तो वो खाना बनाती है, फंगई क्या करती है, वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज क्या करता है। उसके बाद है ना, अगर आपने है ना कभी एक घर को बनते हुए देखा है, तो वो है ना मोस्टली ईंटों से बनता है, ब्रिक से बनता है। वैसे है ना हमारी बॉडी भी है ना स्मॉलर यूनिट से बनी है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो सेल्स को ना आप ऐसे बाहर से नहीं देख सकते, आपको ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो वहां पे ना एक बाहर हमें ना सेल की एक आउटर बाउंड्री दिख रही होगी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेल मेम्ब्रेन दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हमें दिख रहे होंगे, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बुलाते हैं। बीच में एक बड़ा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं, और जिसमें ना ये न्यूक्लियस ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट होते हैं, जिस जेली लाइक सब्सटेंस में सब कुछ प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं, ठीक। और यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दे रही हूँ कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है।
आज हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन। तो हमने है ना प्लांट में न्यूट्रिशन देख लिया है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। एनिमल्स जो है अपना खाना प्लांट से डिराइव करते हैं, इसलिए उनको हम है ना हेटेरोट्रॉपिक बुलाते हैं, ठीक है। तो एनिमल जब खाना खा लेते हैं उसके बाद वो उनकी बॉडी में कैसे कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एनिमल को ने खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद है ना उसकी बॉडी ने उसे कैसे यूज किया, ठीक है। तो फूड में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी ना डायरेक्टली उसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकती, ठीक है। धीरे धीरे उसको है ना और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, यानी कि मैंने जो बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट का पीस खाया था, उसको अब जब है ना स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट में, छोटे पार्ट्स में वो टूट जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। आपने खाना खाया तो आपने एक रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा खाया था, लेकिन जब वो पूरा का पूरा बॉडी उसे यूज कर लेती है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में चला जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है ना हमारी बुक में एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो स्टारफिश होती है, ठीक है, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को है ना अपने बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। उसके बाद है ना जो शेल के अंदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेल वाले एनिमल होते हैं ना समुद्र में, ठीक है, उनको अपने पेट में डाल लेती है, खा लेती है, और उसके बाद दोबारा से अपने स्टमक को अपनी बॉडी में डाल लेती है, और ऐसे उसका खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत ही रेयर एनिमल्स होते हैं, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को वो बाहर निकाल सकती है अपनी बॉडी से, ठीक है, उसमें उसके बाद खाना डाइजेस्ट करती है। उसके बाद आता है ह्यूमन में डाइजेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आती है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बकल कैविटी, जो हमारा मुंह वाला एरिया होता है ना, हमारे जो टीथ है, टंग है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड पाइप के बाद, ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है, वहां पर बहुत सारा डाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेशन, और एनएस पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। कनाल के पार्ट क्या क्या है वो मैंने बताया, ठीक है। तो सारे के सारे जो ये पार्ट्स है जिसमें अभी बताया, इस सबको हम क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बुलाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं हम इसको। तो फूड है ना हमारा जैसे जैसे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से पास करता रहता है, कुछ कुछ पार्ट ना उसका डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, ऐसे जूसेस सिक्रेट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे हमने शुगर खाया है, प्रोटीन खाया है, उसको है ना बहुत ही सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ जो कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेंगे, इनको हम क्या बुलाते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है आपने ना फूड को खाना शुरू किया है, ठीक है, अपनी बॉडी में आपने फूड को लेना शुरू किया है। तो सबसे पहले आप है ना जब फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं, अपने माउथ में जब आप डालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद है ना हम अपने खाने को चबा कैसे पाते हैं, दांतों की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे दांत कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे दांत है ना दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ वो होते हैं जो सबसे पहले बच्चे के दांत आते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और ये ना 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी टीथ है। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। इस मिल्क टीथ गिरने के बाद जो हमारे दूसरे टीथ आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट टीथ बुलाते हैं, और ये मोस्टली पूरी लाइफ रहते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में जाके गिर रहे होते हैं। उसके बाद है ना हमारे टीथ को है ना हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आप अपने सबसे फ्रंट के अगर 4 दांत देखोगे वो इंसीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना आपके फ्रंट 4 के साइड में है ना 2 बहुत ही ऐसे शार्प टाइप के टीथ होते हैं, उनको हम कैनाइन बुलाते हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो टीथ है उनको प्रीमोलर्स, और सबसे लास्ट में जो हमारे टीथ है उनको हम मोलर्स बुलाते हैं, ठीक है। हमको है ना हेटेरोडोंट भी बुलाते हैं। हेटेरोडोंट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमारे ना एक टाइप के टीथ नहीं है ना, 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टीथ है, और 2 टाइप के आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसलिए है ना ह्यूमंस को हेटेरोडोंट भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह में, ठीक है। तो आपके मुंह में क्या होता है, जैसे आपने स्टार्च खाया वो है ना शुगर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और कौन मदद करता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, और हमारे पास है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं, उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड्स है, और ये ना हमारे चीक वाले एरिया में इनसाइड, अगर हमारे चीक, जिस एरिया को हम बाहर से चीक बोलते हैं, अगर उसके अंदर वाले एरिया में आप देखेंगे तो वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट है। उसके बाद आता है हमारे सबमेंडुलर ग्लैंड, जो हमारे ना लोअर जॉ में प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है वहां पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है हमारा सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल जो होता है वो हमारे टंग के नीचे है, ठीक है। तो लिंगुअल का मतलब है ना लैंग्वेज भी होता है ना, तो लिंगुअल यानी कि आप बोलते कैसे हो, अपनी टंग की हेल्प से बोलते हो ना, तो इसलिए आपको याद रहने में आसानी रहेगी। उसके बाद है ना हमारे 3 पेयर्स है, ये जो है ना ये सब पेयर्स में प्रेजेंट है। पैरेटिड के भी 2 पेयर है, सबमैंडुलर के भी 2 पेयर है, सबलिंगुअल के भी पेयर है, यानी कि ये सब है ना जोड़े में प्रेजेंट है। उसके बाद है ना जिस एंजाइम को ये तीनों मिलकर सिक्रीट करते हैं उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का पीएच कितना होता है 6.8, और ये क्या करता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, ठीक है, स्टार्च खाया है, उसको है ना शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टेस्ट हम करके देखते हैं। तो जैसे क्या होता है, अगर आपने है ना बॉइल्ड राइस बनाया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो आपको पता है राइस में है ना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो है ना ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है। वो क्या दिखा रहा होता है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने है ना चावल को थोड़ी देर अपने मुंह में रखा, उसको चबाया, च्यू करने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो कोई कलर चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम था, जब आपने उसे अपने माउथ में डाला था, थोड़ी देर चबाया था, तो आपकी जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसने है ना स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ना अब वो कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ना यहाँ से क्वेश्चन बना के देते हैं, वो देते हैं एक नॉर्मल कि बॉइल्ड राइस डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर दिखाया, च्यूड राइस डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला तो कोई कलर चेंज नहीं आया। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और च्यूड राइस जो है वो क्यों कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो चुका है शुगर में, ठीक है, डाइजेशन हो गया है क्योंकि उसका, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे माउथ में ना बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, जिनको हम गट बैक्टीरिया बुलाते हैं, और वो ना हमारे लिए नुकसान नहीं देते, ठीक है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप है ना ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपना मुंह खाना खाने के बाद सही से साफ नहीं करते हैं, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो ना जो शुगर्स हमारे दांतों में फंसी रह जाती है ना, उस पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, और उससे ना हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी वो पूछते हैं कि टूथ डिके स्टार्ट होने के लिए आपके माउथ का पीएच क्या होना चाहिए, तो 5.5 से बिलो अगर आपके माउथ का पीएच है तो आपका है ना दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए आपको पता है जो टूथपेस्ट होते हैं मोस्टली वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड बना हुआ है ना मेरे मुंह में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक कुछ यूज करना पड़ेगा ना, तो टूथपेस्ट हमारे सारे बेसिक नेचर के होते हैं। और टूथ डिके किस पीएच पे स्टार्ट होता है? 5.5 पे। और सलाइवरी अमाइलेज का पीएच क्या होता है? 6.8। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ना आपको ऐसा होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको ना हिचकी आ जाती है, ठीक है, चोकिंग सेंसेशन लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी ना हमारे माउथ में है ना जो ईसोफेगस है उसमें है ना फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप में है ना कभी कभी अगर आपका खाना गलती से चला जाता है, ठीक है, आपका जो एपिग्लॉटिस जो उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, अगर वो गलती से हट जाता है, हम बोलते हैं, तो फूड जब उसमें एंटर कर जाता है तो आपको है ना चोकिंग सेंसेशन फील होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टंग। तो टंग है ना एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, आपको पता है हमारी जो जीभ होती है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है, और वो अटैच कैसे होती है, वो फ्लोर पे अटैच कैसे है, तो एक जिसकी हेल्प से वो अटैच है उसको हम फ्रेन्युलम बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अगर आप कभी अपनी टंग को है ना ध्यान से शीशे में देखोगे तो आपको है ना उस पर ना थोड़े थोड़े छोटे 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 दाने नजर आएंगे, रेज्ड सरफेस नजर आएंगे, जिनको है ना पैपिले बुलाते हैं, जिनके ऊपर है ना टेस्ट बर्ड होते हैं। तो टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है, आप है ना कोई भी चीज खाते हो तो आप बता पाते हो कि ये खट्टी है, ये मीठी है, ये कड़वी है, तो कोई आपकी मदद कर रहा है ना, तो आपकी टंग है ना डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं उस पर, तो इस वजह से आप बता पाते हो डिफरेंट चीजों का टेस्ट, और जिन रेज्ड डॉट की वजह से आप ये बता पाते हो उनको हम पैपिले बुलाते हैं। अब देखो हमारी टंग को अगर आप देखोगे तो हमारी टंग में ना ऐसे ऐसे डिवाइडेड होती है, तो हमारा जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है वो है ना मीठे को टेस्ट कर पाता है, ठीक है। कभी कभी ना वो हमें टंग को दे देते हैं, लेबल करने के लिए दे देते हैं कि स्वीट वाला पार्ट कौन सा है, बिटर कौन सा है, सोर कौन सा है, सॉल्टी कौन सा है। तो अगर आप देखोगे सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बिटर चीजों को, कड़वी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है। जो सबसे फ्रंट पार्ट है वो आपका मीठी चीजों को पहचानने में मदद करता है। उसके साइड में जो पार्ट होता है वो सॉल्टी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है, और उसके पीछे जो है वो आपका खट्टी चीजों को पहचानने में आपकी मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट बड कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपने खाने को खाया, दांतों ने उसे चबाया और सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया, ठीक है, तो आपका जो सॉलिड फूड है उसके बाद है ना ये आपके ईसोफेगस से पास होता है। तो जब आपका फूड पास हो रहा होता है ना ईसोफेगस में, तो आपको फील तो नहीं हो रहा होता ना, लेकिन एक मूवमेंट चल रही होती है, ठीक है, आपका खाना ऐसे वो खुलेगा,
नीचे गिरेगा, फिर वो बंद होएगा, खुलेगा, ऐसे इस वाली पूरी मूवमेंट को हमें ना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बुलाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होता है, एक बार आपका फूड पाइप ऐसे बंद हो रहा होता है, फिर वो खुल रहा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कॉन्टिन्यूअस पाथ चल रहा होता है, इसको हम है ना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बुलाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि जो आपका फूड का जो मूवमेंट होता है ईसोफेगस में उसको क्या कहते हैं, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं उसको। ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है जिसमें आपका ओरल कैविटी, माउथ और आपके ग्लैंड आ रहे हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं, बकल कैविटी बुलाते हैं। और देखो इन्होंने तीनों ग्लैंड आपके दिखाए ना, पैरेटेड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है ना ईसोफेगस में आपका खाना जा रहा होता है और उसके बाद वो खाना कहाँ पे जाके गिर जाता है, स्टमक में। स्टमक से वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन उसके साइड में ना देखो एक और ऑर्गन होता है, लिवर, ठीक है। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और वहीं पे है ना गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन सब के क्या क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना एनएस में चला जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी वेस्ट फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में पैनक्रियास का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, ठीक है। और ये डोडेनम, जेजुनम जो है ये सब कुछ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है, रेक्टम, एनस एंड कोलन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा खाना ईसोफेगस के बाद से अब है ना स्टमक में चला गया है, तो स्टमक में क्या होगा, ये है ना एक थिक वॉल्ड बैग है जिसकी शेप कैसी है ना, जे शेप्ड का है, ठीक है। और ये है ना सबसे चौड़ा पार्ट भी है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट भी है, ठीक है। इसमें ना फूड पाइप से आता है और उसके बाद है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ईसोफेगस से खाना आएगा और उसके बाद जब स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो उसको कहाँ भेजता है, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके अलावा है ना हमारे स्टमक में है ना तीन चीजें और भी होती हैं, क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों चीजें क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहले है ना म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, तो क्या करता है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका पीएच है ना 1.8 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.8 पीएच का मतलब है मेरे पूरे के पूरे स्टमक है ना बहुत बुरे तरीके से जल सकता है अगर म्यूकस प्रेजेंट ना हो। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जब वो इतना एसिडिक है, हमारे इनर लाइनिंग को जला सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत क्या है, ठीक है। तो दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ना जब आप कभी कुछ कुछ खाते हो ना, तो कभी कभी आप है ना उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल चीजें भी खा लेते हो, कुछ कुछ बैक्टीरिया, वायरस, वो भी आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये उनको मार देता है, ठीक, जो गलत चीजें हमने खा लिया उनको मार देता है। दूसरा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, हमारे स्टमक में ना मोस्टली प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो पेप्सिन नाम का हार्मोन हमारा होता है वो है ना वर्क करता है एसिडिक कंडीशन में। अगर मेरे स्टमक में है ना एसिडिक कंडीशन नहीं होगी तो पेप्सिन है ना एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, यानी कि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए किसकी इंपॉर्टेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो म्यूकस का फंक्शन क्या है, वो हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शन है, वो एक तो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा फंक्शन है कि स्टमक में है ना पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए वो होता है, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बताया डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम पेप्सिन है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन को ना और भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, यानी कि प्रोटीन का अगर मैंने एक बहुत बड़ा बल्क पार्ट खाया था उसको सिंपल प्रोटीन्स में तोड़ देगा, जब जिस फॉर्म में ना मेरी बॉडी उसे यूज कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपका बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया लेकिन आपके खाने में सिर्फ प्रोटीन नहीं था ना, और भी चीजें थी, तो अब है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना कहने को तो छोटी आंत कहलाती है, लेकिन ये ना बहुत ही कॉइल्ड होती है, यानी कि ना एकदम ऐसे पूरी मुड़ी 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 रहती है और इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, आपको पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर है। अब अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसको हम स्मॉल क्यों बुला रहे हैं, तो इसको है ना हम स्मॉल इसलिए बुला रहे हैं कि अगर आप इसको है ना क्रॉस एरिया वाइज देखेंगे ना तो ये छोटी होती है, ठीक है, इसलिए, लेकिन ये वैसे बड़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर्स में मेजर करूं तो ये बड़ी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिवर से अब आपका जो सिक्रीशंस है वो यहाँ पे आए, अब है ना लिवर से और पैनक्रियाज से इसके अंदर कुछ जूसेस आएंगे जो है ना बाकी की चीजें जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने बताया लिवर जो एक ग्लैंड है जो हमारे अपर पार्ट में, एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। लिवर के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। एसएससी में बार बार आता है, टीचिंग एग्जाम्स में बार बार आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारी बॉडी का, तो लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद क्या करता है, लिवर है ना एक जूस को सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बनाता तो लिवर है लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर पे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना,
तो ये देख रहे हैं आप, लिवर के साथ ही है ना गॉल ब्लैडर भी एक अलग से ऑर्गन है ना, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बनाने का काम किसका है, लिवर का, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और बाइल का काम क्या होता है, अब ये बाइल जूस क्या करता है, ये ना फैट को डाइजेस्ट करता है। मैंने बताया ना हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। तो सबसे पहले ना हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट तो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो गए थे, उसके बाद है ना जो हमारे प्रोटीन्स थे वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गए, और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैट है अब वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो उसके लिए कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाइल जूस, ठीक है। तो पैनक्रियाज, उसके बाद है ना हमारा एक और ग्लैंड है पैनक्रियाज, ठीक है। ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो है ना स्टमक के नीचे ही प्रेजेंट होता है, और यहाँ से भी है ना पेनक्रिएटिक जूस आएंगे जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो बचे बचे अब पार्ट्स बच गए ना, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट बच गया है, फैट्स का कुछ पार्ट बच गया है, प्रोटीन का कुछ पार्ट बच गया है, उन सबको है ना ये डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा डाइजेशन में इतनी हेल्प नहीं कर रही होती है, सबसे ज्यादा डाइजेशन में हेल्प हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। अब जितना भी खाना बचा हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में पहुंच गया, और वहां पे है ना ये जो सारे इंटेस्टाइनल जूसेस आए हैं ये उनका डाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, वो सिंपल शुगर में टूट जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने शुरू हो जाएंगे, और प्रोटीन से अब अमाइनो एसिड बनना शुरू कर जाएगा। तो हमारी जो बॉडी है ना वो प्रोटीन को प्रोटीन की फॉर्म में नहीं यूज करती है, वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में यूज करती है। हम है ना कार्बोहाइड्रेट को भी डायरेक्टली खाते हैं। आपको पता है जब आपको कभी चक्कर आ रहा होता है तो आपको बोला जाता है ग्लूकोज पी लो, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी है ना जिस फॉर्म में फूड को सबसे ज्यादा यूज करती है वो है ग्लूकोज, ठीक है। और फैट्स को भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको भी है ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनने के बाद यूज कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, अब जो सारा का सारा खाना हमारा बन गया है, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट हो गया है, अब वो बॉडी यूज भी तो करेगी ना। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ना हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू सारा का सारा खाना जो कंपोनेंट यूजफुल कंपोनेंट बने उनको यूज करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे ना एक एरिया होता है जिसको है ना हम विलाय बुलाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत सारे, है ना फिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाय बुलाते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए होती है, ये ना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो विलाय के पास है ना बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जो सारा का सारा फूड बना है, डाइजेस्ट हो गया है, उसको है ना लेके जाना शुरू करती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। तो जब है ना हमारा सारा फूड जो डाइजेस्ट हुआ था वो वहां पर जाने लग जाता है जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पे उसे जो काम करना है, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड बढ़ गया, सारा का सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमने वेस्ट खाई है, ठीक है। तो वो सारा का सारा फूड अब कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है ना चौड़ी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। मैंने बताया ना कि इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर है, ठीक है। ये क्या करती है, इसका फंक्शन है कि पानी को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आपका जो खाना है उसमें है ना बहुत सारा पानी भी तो आपने पिया है ना एक दिन में, तो उसको ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जितना भी अब फालतू का वेस्ट बचा है उसको ना रेक्टम में भेज देती है, जो वहां थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, उसके बाद है ना वो एनएस से बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। इंजेशन का मतलब था फूड को बॉडी में लेना, और इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। उसके बाद जो होता है काओ, बुफेलो, चूइंग, ये जो एनिमल्स होते हैं, आपने अगर इनको कभी नोटिस किया होगा ना, तो ये ना खाना खाने के बाद हमेशा इनका मुंह चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो मोस्टली है ना ये जो काओ और बुफेलो होते हैं ये घास खाते हैं, ठीक है। तो घास को है ना डायरेक्टली स्टोर करना इतना इजी नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, पहले सारा का सारा घास खा लेते हैं और अपने स्टमक में, जिसको र्यूमन बुलाते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड होता है ये ना, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बुलाते हैं, कर्ड बुलाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछेंगे कि कर्ड किसको बोलते हैं, तो जो घास इन्होंने खाया जो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है, ठीक है, अभी पूरा का पूरा वो पचा नहीं है, उसको बस इन्होंने अपने पूरे स्टमक में डाल लिया है, जिसको र्यूमन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये कर्ड है ना बार बार ये अपने मुंह में इनके आता रहता है और उसको है ना चबा चबा के दोबारा वापस भेज रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इन एनिमल्स को, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इन एनिमल्स को ना मोस्टली हम रूमिनेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे घास जो होता है वो रिच होता है सेल्यूलोज में, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और हमारे जो काउज एंड बुफेलो है इनके र्यूमन में ना बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो है ना सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो हम होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम है ना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम घास नहीं खाते हैं। अब आप देखोगे हॉर्स, रैबिट, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैल्शियम बुलाते हैं। ये ना ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक एरिया है। अब देखो ये जो एक एनिमल है ये घास खा रहा है, उसके बाद है ना र्यूमन, जो इनका स्टमक होता है उसको र्यूमन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
ये लोग उस खाने को वहां पे स्टोर कर रहे हैं और दोबारा से वो इनके माउथ में आता रहता है, ये उसे चबाते रहते हैं और वापस भेजते हैं, इसलिए पूरे टाइम इनका मुंह चलता रहता है। उसके बाद आता है अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा है ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो है ना पानी में मिलता है, ठीक है। अमीबा के पास है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें ना वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। तो अमीबा है ना कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन और शेप बदलता रहता है। तो वैसा किसकी मदद से कर पाता है, क्योंकि उसके पास है ना एक फॉल्स फीट प्रेजेंट होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पोडिया का मतलब होता है पैर, ठीक है, तो स्यूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है, तो इसलिए है ना हम इसे फॉल्स फीट कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी मदद करता है मूवमेंट करने में और खाना पकड़ने में, ठीक है। अमीबा क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे घूम रहे होते हैं उनको खाता है, ठीक है। तो जैसे ये देखता है ना कि आसपास कहीं फूड है, तो अपने स्यूडोपोडिया को ये उस फूड के अराउंड ट्रैप कर लेता है, उसे घेर लेता है और उसके बाद ना उसको अंदर लेने के बाद इनगल्फ कर जाता है, ठीक है, फूड वैक्यूल में वो खाना फंस जाता है। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, क्विक फैक्ट शीट जो है इसमें। सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। टूथ डिके स्टार्ट होने के लिए आपके माउथ का पीएच क्या होना चाहिए, आपके दांत खराब होने किस पीएच पे शुरू होते हैं, अगर आपके मुंह का पीएच बिलो 5.5 है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 7.5 मीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर है। इसी चैप्टर में पूछा हुआ है ओआरएस क्या होता है। तो जब कभी आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो आपको ओआरएस पीने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लिवर। और ये स्टमक की डिस्कवरी किसने की थी, जिसने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चेक किया था, उनका नाम था डॉक्टर विलियम बेमाउंट, ठीक है। और लिवर क्या करता है, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस बाइल जूस को स्टोर करता है। तो कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, तो आपको लगेगा कि हाँ गॉल ब्लैडर से आता है तो वही बनाता होगा, लेकिन बनाता कौन है, लिवर। और उसको सिक्रीट को मतलब स्टोर कौन करता है, सिक्रीट करता है लिवर और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। थैंक यू, आई होप अब आप इसको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए।